Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 29th June, and there is an announcement. I am launching UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several sources such as The Hindu, The Indian Express, Economic Times, Mint, PIB, Yojana and Kurukshetra and Down to Earth magazine, and will also discuss a static part related to every current affair in detail, और वो भी हम होलिस्टिक मैनर में डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू join this program, so for that you have to join the Telegram group, and the link for the Telegram group is in the description box. इसके अलावा आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस प्रोग्राम, तो अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट पेज पर सिर्फ यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर कुछ डिसीज़न लिए गए हैं. पहला डिसीज़न ये कि प्री पैकेज्ड फूड को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा. दूसरी बात, जो होटल्स जिनका 1,000 तक का रेंट होता था, अभी तक वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड थे, लेकिन अब उनके ऊपर 12% का टैक्स लगेगा. फिर तीसरी बात, जो यहाँ पर होस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिनमें यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ था, उनको यहाँ पर करेक्ट किया गया है. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इनपुट पर टैक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटपुट, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ता था. तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर कुछ आइटम्स पर करेक्ट किया गया है. तो ये फर्स्ट डे में ये सारे डेलिब्रेशंस हुए और उसके बाद ये रिज़ल्ट निकल कर आया है. अब वेंसडे को और डेलिब्रेशन होंगे, तो उस दिन थोड़े कंटेंशियस इशू हैं. पहला जो इशू है वो ये है कि कॉम्पनसेशन रिजीम को और ज़्यादा एक्सटेंड करना है या नहीं करना है. दूसरी बात, कसिनोज़ और हॉर्स रेसिंग पे क्या 28% का जीएसटी लगाया जाएगा, तो वो डेलिब्रेशंस होंगे वेंसडे को. अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. ब्रिंगिंग प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम्स सच एज व्हीट फ्लावर, puffed rice, curd, lassi, buttermilk and paneer under the GST net, withdrawing exemption for hotels with rent below rupees 1,000 a day, and correction of inverted duty structure for host of items जैसे कि edible oils, coal, LED lamps, printed ink, knives and solar water heaters. तो यहाँ पर ये 3 चेंजेस किए गए जो कि हमने देख लिए. On day 1, there was a general consensus on rate rationalization. Day 2 is set to take up the more contentious issue. तो क्या जो compensation states को दी जाएगी उसका regime जून में ख़त्म हो रहा है, तो क्या उसके आगे भी उसको extend किया जाएगा. और यहाँ पर जो दूसरा issue डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि 28% GST रेट ऑन कसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग. इसके अलावा जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, इंक्लूडिंग इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डेटा. इसके अलावा उनका रियल टाइम वैलिडेशन होगा, उनके बैंक की जो भी डिटेल्स हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हाई रिस्क टैक्स पेयर्स के लिए जो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई हैं. फिर जो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स होता है, तो उसको लेकर यहाँ पर ई वे बिल को मैंडेटरी कर दिया है. तो मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स बाई स्टेट्स फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड होगा वो यहाँ पर स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इंट्रा स्टेट अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का, तो उसने ई वे बिल को मैंडेटरी कर दिया है. तो यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब हम आगे चलते हैं. सेकंड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे. अब हम ये डिस्कस करेंगे इन यूक्रेन्स शैडो. जर्मनी में G7 समिट हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इनवाइट किया गया था, तो बेसिकली इंडिया भी वहाँ पर था. तो इन जर्मनी एज इन मच ऑफ द वर्ल्ड इन रीसेंट मंथ्स यूक्रेन कास्ट अ लॉन्ग शैडो. Summit of the G7 which was also attended by Prime Minister नरेंद्र मोदी and the leaders of South Africa and Indonesia. अब यहाँ पर यूएस के एलाइज का ये कहना है जो यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट है वो बहुत लंबा खिंचने वाला है, और ऐसे में जो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे. The US and its allies foresee a prolonged conflict in Ukraine, and they will continue to support Volodymyr Zelensky and the people of Ukraine in their fight against the militarily superior neighbor. अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया का यही स्टैंड है जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीइटरेटेड न्यू दिल्लीज पोजीशन इन अनइक्विवोकल टर्म्स देयर मस्ट बी एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ इन यूक्रेन. तो ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं ख़त्म होनी चाहिए और डायलॉग और डिप्लोमेसी से यहाँ पर वे फॉरवर्ड निकालने की कोशिश करनी चाहिए. The fact is that as the conflict has progressed, its effect have been felt far beyond यूरोप. अब यूरोप
के ऊपर तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन बाकी कंट्री के ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी ऑन द राइज एंड हैव हिट द पुअरेस्ट पीपल एंड नेशंस द हार्डेस्ट। तो इफ एज Zelensky reportedly said in his address to the leaders gathered in Bavaria, the conflict gains new momentum in the winter, तो ऐसे में ग्लोबल कम्युनिटी को यूक्रेन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो जाती है। तो ये जो पार्टनरशिप है ये क्यों लॉन्च की गई है, तो बेसिकली G7 कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब अगर ये हेल्प करेंगे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। तो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII announced by US President Joe Biden holds promise. Under it, the G7 has committed to invest $600 billion by 2027 in a host of countries including India, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इन कंट्रीज़ में। PGII aims to act as both an alternative and foil to China's Belt and Road Initiative, और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना यहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता था, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ को डेट में डाल देता था और श्रीलंका जैसा हाल हो जाता था उन कंट्रीज़ का। Along with reasonable request by India for greater investment by the developing world in clean technologies, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। तो PGII का ये कहना है कि हम और रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेंगे। तो PGII इनिशिएटिव क्या है, तो बेसिकली इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। अब हम आगे चलते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर 5G। तो बेसिकली आर्टिकल की अगर हम समरी डिस्कस करेंगे तो समरी यही है कि 5G में आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो इसका मतलब आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होना चाहिए। तो इंडिया को ऑप्टिकल फाइबर और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकें और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कर सकें। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ क्रिटिकल फॉर मेकिंग द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमारे यहाँ 117 करोड़ टेलीकॉम यूज़र्स हैं और 82 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, और आने वाले टाइम में ये इंक्रीज़ ही होने वाले हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू मेक इनरोड्स इनटू द कंट्री वेरी सून। आपको बहुत सारे अभी सेल फोन्स भी मिल जाएंगे जिसमें 5G कैपेबिलिटी है। तो नेटवर्किंग इक्विपमेंट दैट रिलाइज ऑन ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस इकोसिस्टम आर एट द हार्ट ऑफ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात की गई है। सरकार का भी एक प्रोजेक्ट है भारत नेट। तो but the success of initiatives such as BharatNet Phase 3 and the world's largest rural broadband project which aims to provide broadband connectivity to all ग्राम पंचायत across the country। तो यहाँ पर जो भारत नेट फेज़ है वो बात करता है कि यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है वो सारे ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करनी है। ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्टिकल फाइबर को बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया ऑप्टिकल फाइबर बनाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी हो जाती है, हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग presence across the value chain of this industry. In the last 10 years, domestic manufacturers invested more than rupees 5,000 crores in this industry, जिसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। तो इंडिया एक्सपोर्टेड ऑप्टिकल फाइबर वर्थ $138 million to over 132 countries. India's annual optic fiber manufacturing capacity is around 100 million fiber kilometer. और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो है यहाँ पर 46 मिलियन फाइबर किलोमीटर। तो इंडियन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंजम्पशन इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज। तो ये इंक्रीज़ होने वाला है, तो ऐसे में हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो ऐसे में इंडिया मार्केट कैप्चर कर सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहने की ज़रूरत है। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस डिमांड, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन रैम्पिंग अप देयर कैपेसिटीज़ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे में हमें कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल रहा है और अनफेयर कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि कंट्रीज़ फ्रॉम चाइना। अब जो चाइना है वो क्या करता है, वो डंपिंग करता है। डंपिंग का मतलब ये है कि वही सामान वो अपने देश में तो सस्ते में बेचता, अपने देश में तो महंगे में बेच रहा है, लेकिन इंडिया में वो यहाँ पर सस्ते दामों में डंप कर दे रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस डंपिंग एज एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन इन विच द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफर्ड इन द इंपोर्टिंग कंट्री इज लेस देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मार्केट। तो बेसिकली कोई यहाँ पर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर चाइना अपने देश में तो 100 रुपये का बेच रहा है, लेकिन इंडिया में वो 80 रुपये में ही दे दे रहा है। तो बेसिकली ये होता है डंपिंग। तो यहाँ पर डंपिंग बताया गया। तो दीज कंट्रीज हैव बीन डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एट रेट्स लोअर देन द मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और ये लोग यहाँ पर मार्केट को कैप्चर कर लें।
इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इज़ वन वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं और ये WTO के अंदर पूरी तरीके से वैलिड है। तो इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू ऑफर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करने की ज़रूरत है इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी। तो बेसिकली अभी हम क्रॉस रोड्स पे हैं, तो नीड यही है कि हम कैसे फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं इंडिया के ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री का, और हम यहाँ पर इमर्ज कर सकते हैं एज अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी हब अगर हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं अपनी 5G जर्नी में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है इनएविटेबिलिटी ऑफ अग्निपथ। तो यहाँ पर मिलिट्री में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि कुछ कंट्रीज़ ने, फॉर एग्जांपल US ने पहले रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया, चाइना ने भी यहाँ पर रिफॉर्म करना शुरू किया। तो US वॉज द ओनली कंट्री दैट सॉ द कमिंग रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। इवन सोवियत मिलिट्री थियरिस्ट वे बैक इन द अर्ली 1970s हैड स्टार्टेड अप्लाइंग देमसेल्व्स टू मिलिट्री टेक्निकल रिवोल्यूशंस। तो हर देश की यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेज है उनमें रिफॉर्म्स हुआ है, तो इंडिया में भी अल्टीमेटली रिफॉर्म होना तो ज़रूरी था। तो US में रिफॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर बात की गई है चाइना में रिफॉर्म्स हुआ। तो ट्रिगर फॉर द रिफॉर्म्स इन चाइना वर द ट्विन प्रोजेक्शंस ऑफ पावर बाय द US, जो कि गल्फ वॉर हुई 1990 की, फिर ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस ऑफ 1995। तो यहाँ पर चाइना ने क्या चेंजेस किए? They adopted a three-pronged approach by exponentially ramping up defense spending। तो पहले तो इन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया, न्यू वेपनरी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल टैक्टिक्स को और ज़्यादा इन्हेंस किया, प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया कि जिससे चाइनीज़ डिफेंस इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे ले जाया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। इन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी मिलिट्री को रिफॉर्म करने के लिए। हाउएवर वन ऑफ द फंडामेंटल चेंजेस दे इनिशिएटेड वाज टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड फाइटिंग फोर्स एंड द फर्स्ट रेट नेवल एंड एयर कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पर चाइना ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए? तो न्यू वेपनरी डेवलप की, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल टैक्टिक्स को और ज़्यादा इन्हेंस किया, यहाँ पर थिएटर कमांड्स बनाई, इंटीग्रेटेड फाइटिंग फोर्स की यहाँ पर इनिशिएट किया। तो ये चेंजेस चाइना ने किए, US ने भी चेंजेस किए। तो अब समय आ चुका था कि इंडिया को भी मिलिट्री में रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत थी। तो इन द वेक ऑफ द कारगिल वॉर इन 1999 इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड सीरियसली थिंकिंग ऑफ रिफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेज। तो यहाँ पर कारगिल रिव्यू कमेटी का एक रिफॉर्म जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि हमारे पास जो आर्म्ड फोर्सेस होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा यंग होनी चाहिए। तो इट स्टार्टेड द आर्मी मस्ट बी यंग एंड फिट एट ऑल टाइम्स। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट प्रैक्टिस जिसमें 17 साल की कलर सर्विस होती है, तो उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी। In 2000, a group of ministers endorsed the Kargil Review Committee's recommendations, stating that in order to assure जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो वो हमेशा अपने बेस्ट एट ऑल टाइम्स पे रहें, तो ऐसे में हमारे पास यंगर प्रोफाइल होने की ज़रूरत है। तो अग्निवीर स्कीम से, अग्निपथ स्कीम से वही अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास यंगर प्रोफाइल हो सर्विसेज में। हाउएवर दिस इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर। वाइल द आर्मी डिजायर्स अ यंगर एज प्रोफाइल, सो डू द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो आर्मी को यहाँ पर यंगर एज प्रोफाइल की ज़रूरत है, वैसे ही यहाँ पर जो CPFMS है उनको भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो सो डू द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। दस द अग्निवीर रिक्रूटमेंट रिफॉर्म मस्ट बी कॉन्टेक्चुअलाइज। तो यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो जैसे अग्निपथ स्कीम एक रिफॉर्म है, वैसे ही जैसे CDS की अपॉइंटमेंट की पोजीशन एक रिफॉर्म थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इनटू थिएटर कमांड्स। बाकी यहाँ पर थिएटर कमांड्स बनाने की बात की जा रही है जिससे जॉइंटनेस और सिनर्जी को और ज़्यादा प्रमोशन मिले। तो ये रिफॉर्म्स इंडिया ले रहा है। तो इंडिया के यहाँ पर रिफॉर्म्स 3 बता दिए गए हैं। एक तो अग्निपथ स्कीम, दूसरे अपॉइंटमेंट ऑफ अ CDS, और यहाँ पर थर्ड जो है कि हम यहाँ पर थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जॉइंटनेस और सिनर्जी जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। क्योंकि आने वाले टाइम में जो वॉरफेयर के मेथड्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, तो ऐसे में हमें समय से आगे रहना है। तो द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर एंटेल्स अ लाइटर ह्यूमन फुटप्रिंट बट सोल्जर्स इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी। तो यहाँ पर लाइटर ह्यूमन फुटप्रिंट की हमें जो स्ट्रेंथ है वो कम करनी है, लेकिन सोल्जर्स को ज़्यादा इक्विप्ड करना है विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी। उनको यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्ट करना है ताकि वो यहाँ पर फाइट कर सकें किसी भी वॉर को। दिस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म वुड हेल्प इन राइट साइजिंग द आर्म्ड फोर्सेज। तो जो अग्निपथ स्कीम है उसकी वजह से राइट साइजिंग होगी आर्म्ड फोर्सेज की, प्रोवाइडेड इट गेट्स डोवटेल्ड इनटू द इम्पेरेटिव्स ऑफ द 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो ऐसे में चेंजेस करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट अब रिफॉर्म कर भी रही है इन द डिफेंस फोर्सेज। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे नॉट येस्टरडेज क्लब। अब G7 की मीटिंग हुई, समिट हुई। अभी यहाँ पर ट्रिपल क्राइसिस थी। अब ट्रिपल क्राइसिस क्या है? तो वॉर इन यूक्रेन पहली क्राइसिस, दूसरी पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, और तीसरी यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का इशू है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रिपल क्राइसिस के बारे में बताया गया है। देयर वॉज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट
जो ग्रुपिंग यहाँ पर G7 ग्रुपिंग, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे यूक्रेन को एज लॉन्ग एज इट टेक्स। तो जब तक यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रेडिक्टेबली द स्टेटमेंट कम्स डाउन वेरी हार्ड ऑन रशिया कि यहाँ पर जो रशिया है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है। रशिया को ये भी वार्न किया गया कि रशिया यहाँ पर कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज़ करे, और रशिया अगर ऐसा करता है तो रशिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र करना पड़ेगा। फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया वॉज कंटेम्पलेटेड। जो रशिया के गोल्ड एक्सपोर्ट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई कि रशिया के गोल्ड एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया जाए बाय द G7 कंट्रीज़। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको कैप कर दिया जाए कि ऑयल प्राइसेस अगर कैप हो जाएंगे तो बेसिकली अब अभी उसका कुछ मेथड नहीं है कि कैसे ये लोग कैप करेंगे, पर इन्होंने बात की है कि हम ऑयल प्राइसेस को कैप कर देंगे। वर्ड्स इंक्रीजिंग मिलिट्री असिस्टेंस बाय द वेस्ट टू यूक्रेन। अब यहाँ पर जो वेस्ट है वो लगातार यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कल भी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ पर यूक्रेन को दिए जाएंगे। तो नासम्स जो सिस्टम है वो यहाँ पर यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे, नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा जो नेटो की रैपिड रिएक्शन फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की जा रही है टू 3 lakhs। सिग्निफिकेंटली द G7 फाइनल कम्युनिक हैज़ टफ लैंग्वेज ऑन चाइना एज वेल। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ का ये कहना है जो चाइना के एक्सपेंसिव मैरीटाइम क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी पर, वो उसका कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। इट कॉल्स ऑन चाइना कि चाइना जो है रशिया को प्रेस करे कि ये जो यूक्रेन से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले रशिया। तो ऐसा कहना है यहाँ पर G7 कंट्रीज़ का। बाकी जो यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली चाइना को भी यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश की गई है। तो द फैक्ट इज़ दैट इवन द G7 नोस, जो इसका क्लाउड है G7 का वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्वाइट भी किया गया था जिसमें इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। एज़ फॉर इंडिया इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द अनडिनाइबल ट्रूथ कि इंडिया के बिना कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन निकल ही नहीं सकता। तो इंडिया को लेना ज़रूरी हो जाता है। अब इंडिया कैसे, जो इंडिया की एक पोजीशन है, तो इंडिया भी रूल टेकर है, तो इंडिया कैसे रूल शेपर बन सकता है, इंडिया को उसके बारे में सोचना है कि इंडिया का ट्रांजिशन कैसे होगा बीइंग अ रूल टेकर टू बिकमिंग अ रूल शेपर। इंडिया हैज़ लेंट इट्स नेम टू 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट इशू किए गए हैं बाय द G7। पहला जो है वो है रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट, और दूसरा है यहाँ पर जॉइनिंग फोर्सेस टू एक्सेलरेट क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। तो पहला डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट और दूसरा क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात की गई है, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। जंप इन डिमांड फॉर नरेगाज 2.6 करोड़ फैमिलीज कवर्ड इन में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। के वेणुगोपाल लाइकली टू बी रीअपॉइंटेड एज AG फॉर अ ईयर। जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है एंड इज़ द टॉप लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर के वेणुगोपाल थे 15th अटॉर्नी जनरल। जुलाई 1, 2017 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, फिर उसके बाद वापस से उनको रीअपॉइंट किया गया और फिर से उनको 1 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं टू G7 लीडर्स। तो यहाँ पर GI टैग्ड आइटम्स भी हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक गुलाबी मीनाकरी। गुलाबी मीनाकरी इज़ अ GI टैग्ड आर्ट फॉर्म ऑफ वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। अ पीस ऑफ प्योर सिल्वर इज मोल्डेड इनटू अ बेस फॉर्म, और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन को एम्बॉस किया जाता है। तो गुलाबी मीनाकरी GI टैग्ड आर्ट फॉर्म है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा जो ब्लैक पॉटरी फ्रॉम निज़ामाबाद वो गिफ्ट किया गया टू जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमियो। फिर नंदी थीम डोकरा आर्ट पीस जो है वो छत्तीसगढ़ से लेकर जाया गया था और वो यहाँ पर दिया गया टू अर्जेंटीना प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो इंडोनेशिया को दिया गया, फॉर इंस्टेंस इंडोनेशिया को जो दिया गया वो सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया रामायण लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया है एक लेकर वेयर राम दरबार टू इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। जो लेकर वेयर आर्ट फॉर्म है वो GI टैग्ड है और इसके रूट्स हैं वाराणसी इन यूपी में। तो इट इज़ बिलीव दैट इंडोनेशियन वर्जन ऑफ रामायण नोन एज काकाविन रामायण वॉज रिटन ड्यूरिंग द मेदांग किंगडम इन सेंट्रल जावा। तो यहाँ पर क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए, तो उसमें गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ यहाँ पर GI टैग्ड आइटम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। इंडिजीनियस mRNA जैब गेट्स DCGI नॉड। तो यहाँ पर mRNA, तो पहली mRNA इंडिजीनियस वैक्सीन को यहाँ पर नॉड मिल गई है। mRNA बेस्ड वैक्सीन्स को अल्ट्रा लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया के पास कोल्ड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि रेफ्रिजरेशन को हैंडल कर सकता है एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमारी नोवेल mRNA वैक्सीन है जिसका कि नाम है जेम कोवैक 19, वो 2 से 8 डिग्री में स्टेबल रह सकती है और इतना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है।
The Drugs Controller General of India, the country's drug regulator, on Tuesday granted emergency use authorization to Pune-based Genova's COVID-19 वैक्सीन, और जिसकी वजह से जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस mRNA COVID-19 वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है. Genova's mRNA वैक्सीन हैज़ बीन ग्रांटेड रेस्ट्रिक्टेड emergency यूज़ फॉर द एज ग्रुप्स 18 ईयर्स एंड अबव. तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली mRNA इंडिजीनियस वैक्सीन है और इसका नाम क्या है, जेमकोवैक. इंडिजीनियस mRNA जैब गेट्स DCGI नॉट फॉर इमरजेंसी यूज़. तो ये आपको नाम पता होना चाहिए. इस बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि उसमें बहुत सारी वैक्सीन थी, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि क्या mRNA वैक्सीन है कोविशील्ड. तो बेसिकली वो नहीं हो सकती थी क्योंकि mRNA वैक्सीन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए होता है. अब हम आगे चलते हैं. मीट एंड्स G7 वाउ टू क्रश रशियाज़ इनकम. अब कैसे ये लोग रशिया की इनकम को क्रश करेंगे, तो इन्होंने ये कहा है कि हम जो ऑयल का प्राइस है उसको कैप कर देंगे. तो इट लेफ्ट आउट की डिटेल्स ऑन हाउ द फॉसिल फ्यूल प्राइस कैप्स वुड वर्क इन प्रैक्टिस. तो अभी इनको भी नहीं पता है कि कैसे प्रैक्टिस में काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि जो प्राइस कैप वुड इन थ्योरी वर्क बाय बारिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इससे जो है ज़्यादा में बात ही ना करे. तो मोस्टली लोकेटेड इन द EU और द UK फ्रॉम डीलिंग विद ऑयल प्राइस्ड अबव अ फिक्स्ड लेवल. टू बी इफेक्टिव इसमें इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंडिया यहाँ पर मेजर ऑयल कंजम्पशन करता है, तो ऐसे में इंडिया को भी इनको साथ में लेने की ज़रूरत है. तो टू बी इफेक्टिव हाउ एवर एक्सपर्ट से द प्लान वुड हैव टू सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एज मैनी कंज्यूमर कंट्रीज एज पॉसिबल. अब इन्होंने प्राइस कैपिंग की बात तो की है, अब कैसे प्राइस कैपिंग होता है वो देखने वाली बात है. G7 लीडर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो US, जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK, कनाडा, जापान. तो बेसिकली ये 7 कंट्रीज़ हैं. आगे चलते हैं हम. इन US द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन एम एट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. तो बेसिकली जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो बात करता है रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन की, लेकिन जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो यहाँ पर सेपरेशन की तो ऐसा सच बात नहीं करता. तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में. तो ओवर द ईयर्स इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि फंडामेंटली डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. अब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है. As per the Western model of secularism, the state and the religion have their own separate spheres. तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में यहाँ पर सेपरेशन है बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, और कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है. एंड नीदर द स्टेट नॉट द रिलीजन शैल इंटरवीन इन ईच अदर्स अफेयर्स. दस द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म रिक्वायर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है रिलीजन और स्टेट की. हाउएवर इन इंडिया नीदर इन लॉ नॉर इन प्रैक्टिस एनी वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट एग्जिस्ट. तो इंडिया में कोई वॉल ऑफ सेपरेशन एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है बिटवीन द स्टेट एंड द religion. In India, both state and religion can and often do interact and intervene in each other's affairs. So इंडिया में स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते हैं विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड एंड जुडिशियली सेटल्ड पैरामीटर्स. लेकिन यहाँ पर भी एक पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पर इंटरवीन किया जाता है. इन अदर वर्ड्स इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है टोटल बैनिशमेंट ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स. एज पर द वेस्टर्न मॉडल जो स्टेट है वो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो कि यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ रन करते हैं, लेकिन इंडिया में वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड इंडियन मॉडल हैज़ चूजन अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट. अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट ये है, जो स्टेट है वो यहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को राइट देता है कि आप अपने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको कि यहाँ पर असिस्टेंस मिलती है स्टेट से. इन द वेस्टर्न मॉडल स्टेट डज नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन टिल द टाइम रिलीजन इज वर्किंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ. ऑन द अदर हैंड जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें जो स्टेट है वो इंटरफेयर करता है और कोई भी अगर रिलीजन में इवल्स होता है तो उसको रिमूव भी करता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हिंदुज़म में कुछ प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस ऑफ सती, उसको यहाँ पर ख़त्म किया गया. डाउरी, एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस, चाइल्ड मैरिजेस, प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स, तो ये सारे इवल्स थे रिलीजन के जो कि ख़त्म किए गए बाय द स्टेट. तो यहाँ पर स्टेट ने इंटरवीन किया. इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म रिलीजन इज रेलेगेटेड एंटायरली टू द प्राइवेट स्फेयर और रिलीजन का पब्लिक स्फेयर में कोई भी प्लेस नहीं होता. लेकिन इंडिया में जो रिलीजन होता है उसका पब्लिक स्फेयर में भी प्लेस होता है. तो वेस्टर्न मॉडल प्रोहिबिट्स एनी पब्लिक पॉलिसी टू बी ड्राफ्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इसीलिए जो स्टेट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली सेपरेट किया गया है फ्रॉम द रिलीजन. इन इंडिया स्टेट हैज़ द पॉलिसी ऑफ सेटिंग अप डिपार्टमेंट्स ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट्स, वक्फ बोर्ड्स एटसेट्रा. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन अपॉइंटिंग ट्रस्टीज ऑफ दीज बोर्ड्स. तो बेसिकली मेन डिफरेंस यही है कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन की बात करता है स्टेट और रिलीजन के बीच में, जबकि जो यहाँ पर इंडिया का
पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता है। स्टेट इंटरवीन कर सकता है, स्टेट यहाँ पर रिलीजन में जो इविल्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है, तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है। स्टेट यहाँ तक की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और ऐसे में जो स्टेट के द्वारा उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम आगे चलते हैं। सम अपोजिशन स्टेट्स सीक ट्वीक इन रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पर कुछ अपोजिशन स्टेट्स का ये कहना है जो जीएसटी कॉम्पनसेशन रजीम है, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन रजीम इसीलिए लाई गई थी क्योंकि जब जीएसटी आया था तो कुछ स्टेट्स को ऐसा डर था कि उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट्स को कहा गया था कि अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता है एट द कंपाउंडेड रेट ऑफ 14% फ्रॉम द बेस ईयर 2015-16, तो जो भी लॉसेज होंगे वो आपको कॉम्पनसेट किए जाएंगे 5 सालों के लिए। तो वो जो 5 साल है वो इस साल जून में ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे में अपोजिशन स्टेट्स का ये कहना है कि इस कॉम्पनसेशन रजीम को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो पहली डिमांड स्टेट्स की ये है। दूसरी डिमांड स्टेट्स की ये है कि अगर आप कॉम्पनसेशन रजीम को नहीं एक्सटेंड कर रहे हो तो ऐसे में जो यहाँ पर जीएसटी शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 70-80% जो है स्टेट को जाना चाहिए और 20-30% यहाँ पर सेंटर को जाना चाहिए। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं। फिर इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है कि जीएसटी काउंसिल को जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो ऐसे में उनकी सिर्फ पर्सुएसिव वैल्यू है। तो ऐसे में है हम अपने लेजिस्लेशंस भी बना सकते हैं। तो स्टेट्स हैव आल्सो साइटेड अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग टू स्टेट दैट डिसीजंस मेड बाय द काउंसिल आर पर्सुएसिव इन नेचर एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बाइंडिंग एथिक्स। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कि दोनों के पास इक्वल पावर है, स्टेट और यहाँ पर पार्लियामेंट के पास, कि दोनों ही लॉज बना सकते हैं, तो ऐसा भी स्टेट्स का कहना है। It held that parliament and state legislatures can equally legislate on GST. अब हम आगे चलते हैं। यूएस टॉकिंग विद इंडिया ऑन रशिया ऑयल प्राइस कैप। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग G7 कंट्रीज़ ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम ऑयल प्राइस के ऊपर कैपिंग कर देंगे जिसकी वजह से रशिया को ज़्यादा बेनिफिट ना हो पाए। तो इंडिया से उनकी इसी बारे में बातचीत चल रही है। टैक्स डिडक्शन ओनस ऑन बायर। तो अगर पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो रहा है जिसमें कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है और पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टैक्स कलेक्ट करने की। तो एनी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम बाई वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। तो बेसिकली द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194S ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर पीयर टू पीयर यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, तो यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट द टैक्स। अब हम आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज। रशियाज गोल्ड रिजर्व्स एंड वाई G7 हैज़ मूव्ड टू बैन इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि जो रशिया के गोल्ड इम्पोर्ट्स है उनको बैन कर दिया जाएगा। तो ऑन ट्यूसडे द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस एग्रीड ऑन अ बैन ऑन रशियन गोल्ड इम्पोर्ट्स। अब जो गोल्ड है वो रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एनर्जी के बाद। तो एनर्जी के ऊपर तो इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, अब ये लोग गोल्ड के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। द US सेज रशिया हैज़ यूज्ड गोल्ड टू सपोर्ट इट्स करेंसी। वन वे यहाँ पर रशिया जो है वो गोल्ड को कैसे यूज़ कर रहा था, तो बेसिकली जो रशिया है वो अपने गोल्ड को स्वैप कर रहा था फॉर अ मोर लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज। तो सम एक्सपर्ट से सिंस ओनली अ फ्यू कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग द गोल्ड बैन, तो यहाँ पर ये बेसिकली 7 ही कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है रशिया को, क्योंकि ये 7 कंट्रीज़ तो वैसे भी ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहे हैं रशिया से। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये कहना है कि जो रशिया का ल्यूक्रेटिव एक्सपोर्ट है एनर्जी के बाद वो यहाँ पर गोल्ड ही है, और जो 90% रेवेन्यू आता है वो G7 कंट्रीज से आता है। तो ऐसे में लगभग रशिया को $19 बिलियन का नुकसान होगा हर साल। रशिया बिगिन इंक्रीजिंग इट्स गोल्ड परचेजेस इन 2014। जब रशिया ने यहाँ पर क्राइमिया को एनेक्स किया था तभी रशिया को पता चल गया था कि आगे भी अगर रशिया कुछ एनेक्स करेगा तो ये जो कंट्रीज़ है वेस्टर्न कंट्रीज़, ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, जिसकी वजह से रशिया अपने फॉरेक्स को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। नाउ रशिया होल्ड्स $100 बिलियन to $140 बिलियन इन गोल्ड रिजर्व्स, रफली 20% ऑफ द होल्डिंग्स इन द रशियन सेंट्रल बैंक। अब वाई बैन गोल्ड इंपोर्ट्स? तो वाइल रशिया विल स्टिल बी एबल टू सेल गोल्ड टू अदर कंट्रीज जो कि G7 जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं, तो इट विल इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ द रशिया टू अर्न एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो बेसिकली यही नुकसान होगा रशिया को। तो एक तरीके से मूव जो है ये सिंबॉलिक है, क्योंकि सिर्फ G7 कंट्रीज के जुरिस्डिक्शन में ही बैन किया गया है, बाकी कंट्रीज तो यहाँ पर कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव की बात की गई है जो कि है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो बेसिकली 5 नेशन का इनफॉर्मल मैकेनिज्म है। Amid China's aggressive push to increase its Pacific sphere of influence, US and its allies, अब US के कौन कौन से allies? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके, इन्होंने एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अब पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक का काम क्या होगा? बेसिकली इट इज़ फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑपरेशन विद द रीजन्स स्मॉल आइलैंड नेशन, क्योंकि इनका ऐसा मानना है जो चाइना है
वो यहाँ पर पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल सोलोमन आइलैंड से यहाँ पर बीजिंग ने पैक्ट कर लिया है, और चाइना चाहे तो मिलिट्री बेस की तरह भी सोलोमन आइलैंड को यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ को ये लगा, यूएस को ये लगा बेसिकली कि यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो पैसिफिक में कम हो रहा है, तो ऐसे में इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है। The Partners in the Blue Pacific is a 5-nation informal mechanism to support Pacific Island and to boost diplomatic economic ties in the region. तो बेसिकली ये जो कंट्रीज़ है टुगेदर और इंडिविजुअली एक्ट करेंगे कि चाइना को जो एग्रेसिव आउटरीच है उसको कैसे काउंटर किया जाए। द जियोस्टैटिक कॉम्पिटिशन इन द रीजन हैज़ इंटेंसिफाइड ऑफ लेट, और यहाँ पर जो चाइना का कॉमन कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, और चाइना ने यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया है विद द सोलोमन आइलैंड, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने के बाद चाइना को एक तरीके का मिलिट्री बेस मिल जाएगा। अगर चाइना चाहे तो मिलिट्री बेस की तरह भी यूज़ कर सकता है सोलोमन को। तो इसकी वजह से जो यूएस की आइलैंड टेरिटरी ऑफ गुआम, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ही यहाँ पर एक तरीके से चाइना को बेस मिल जाएगा, तो उस वजह से इन कंट्रीज़ को लगा कि चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे स्पीकर्स पावर्स इन अ रिबेलियन। कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं, दोनों केसेस डिस्कस कर चुके हैं, क्योतो हुलान और उसके अलावा 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीकर्स पावर्स अंडर द 10th शेड्यूल हैव बीन प्रीवियसली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. Court has allowed judicial review only once the speaker has made a decision and has ruled out interference with the process. तो यहाँ पर क्योतो हुलान केस में ये बोला गया था कि जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं ले लेता तब तक यहाँ पर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो स्पीकर के डिसीजन लेने के बाद ही इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन स्पीकर के डिसीजन लेने तक कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट। तो यही बताया गया, द स्पीकर्स पावर्स अंडर द 10th शेड्यूल हैव बीन प्रीवियसली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. द कोर्ट हैज अलाउड जुडिशियल रिव्यू ओनली वंस द स्पीकर हैज मेड अ डिसीजन. तो जब स्पीकर डिसीजन ले लेगा उसके बाद ही यहाँ पर कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब 10th शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो यहाँ पर स्पीकर को पावर देता है कि आप लेजिस्लेटर्स को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर लेजिस्लेटर्स ने यहाँ पर डिफेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी यहाँ पर छोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। फिर क्योतो हुलान का केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पावर वेस्टेड इन द स्पीकर एंड सेड दैट ओनली द फाइनल ऑर्डर ऑफ द स्पीकर विल बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. तो यहाँ पर स्पीकर डिसीजन ले लेगा, उसके बाद ही उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। कोर्ट्स हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस इटसेल्फ. फिर 2016 की रूलिंग आती है। 2016 की रूलिंग में ये कहा जाता है, इफ अ स्पीकर ट्रूली एंड राइटफुली एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज देयर वुड बी नो डिफिकल्टी. और यहाँ पर जो स्पीकर है वो डिसाइड कर सकता है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलएज. दिस रूलिंग गेव अ विंडो टू डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स टू स्टॉल और सर्कमवेंट द 10th शेड्यूल बाय सीकिंग रिमूवल ऑफ द स्पीकर व्हेन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर एंटिसिपेटेड. अब 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग में जो कि केस था नबाम रेबिया वर्सेस बेमांग फेलिक्स, अब इस केस में ये कहा गया कि अगर स्पीकर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वही मोशन यहाँ पर पेंडिंग है, तब यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकता स्पीकर रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलएस. तो अगर स्पीकर को रिमूव करने के लिए ही मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ऐसे में स्पीकर डिसीजन नहीं ले सकता है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन. तो इसके बाद क्या देखा गया कि जो एमएलएज हैं वो क्या करते थे, वो यहाँ पर मोशन इंट्रोड्यूस कर देते थे कि स्पीकर को रिमूव किया जाए. तो दिस रूलिंग गेव अ विंडो टू डिफेक्टिंग लेजिस्लेचर्स टू स्टॉल और सर्कमवेंट द 10th शेड्यूल बाय सीकिंग रिमूवल ऑफ द स्पीकर जब डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स एंटिसिपेटेड हो. तो ऐसे में वो पहले ही स्पीकर को हटाने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस कर देते थे. अब अंडर आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड. अब स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है, तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली. और जो प्रोसेस है वो बेसिकली 14 दिन के नोटिस के बाद स्टार्ट होता है. अब जो ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि ऑल द देन मेंबर्स का क्या मतलब है. तो ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली टू मीन द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस एट द डेट टाइम ऑफ गिविंग द नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर. तो जिस दिन नोटिस दिया गया उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट है, तो वही यहाँ पर ऑल द देन मेंबर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी ऑफ द असेंबली. वॉट वर द रीजंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स 2016 डिसीजन. तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बेसिकली जो स्पीकर यहाँ पर डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलएस, तो बेसिकली वो तो यहाँ पर सपोर्ट एंजॉय करे मेजॉरिटी का, तो अगर वही यहाँ पर मेजॉरिटी का सपोर्ट एंजॉय नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट्स रीजनिंग इन बारिंग द स्पीकर फ्रॉम एक्टिंग अंडर द 10th शेड्यूल व्हेन अ नोटिस फॉर हिज ओन रिमूवल इज पेंडिंग इज टू एंश्योर दैट स्पीकर हु डिस्क्वालिफाइज लेजिस्लेटर्स मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली. तो आई होप आपको क्योतो हुलान केस समझ आ गया हो. तो क्योतो हुलान केस में यही कहा गया था कि जब तक स्पीकर
डिसीजन नहीं ले लेता तब तक कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक बार स्पीकर डिसीजन ले ले उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन जब तक यहाँ पर स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया है यहाँ पर जो कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा केस था उसमें ये कहा गया है 2016 की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कि अगर स्पीकर के अगेंस्ट ही नोटिस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि स्पीकर को रिमूव करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में जो स्पीकर है वो डिसाइड नहीं कर सकता है ऑन द डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द एमएलएज। अब हम आगे चलते हैं नीति रिपोर्ट ऑन गिग इकॉनमी। तो कल हमने डिस्कस किया था नीति रिपोर्ट ऑन गिग इकॉनमी, जो कि हमने इकॉनमी पेज पर डिस्कस किया था। सेम वही न्यूज़ है तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ हर्मिट? तो हर्मिट पता होना चाहिए, जैसे कि पेगासस एक स्पाईवेयर था वैसे ही हर्मिट भी एक स्पाईवेयर है। उसको भी इजरायली फॉर्म एनएसओ ने बनाया था, हर्मिट को भी इजरायली फॉर्म एनएसओ ने ही बनाया है। A sophisticated spyware called Hermit is in the news for targeting iPhones and Android devices in Italy and Kazakhstan. Hermit is a spyware on the lines of Pegasus by the NSO group. सॉरी शायद इसको एनएसओ ने नहीं बनाया है, मैं एक बार चेक कर लूँगी इसको एनएसओ ने बनाया या नहीं बनाया है, तो आई विल इन्फॉर्म यू इन द कमेंट सेक्शन। तो हर्मिट इज अ स्पाईवेयर ऑन द लाइंस ऑफ द पेगासस बाय द एनएसओ ग्रुप। वंस इंस्टॉल्ड ऑन अ डिवाइस इट कैन रिकॉर्ड ऑडियो ऑन द डिवाइस, और इसके बाद अनऑथोराइज्ड कॉल्स भी कर सकता है, कोई भी यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल भी कर सकता है, री इंस्टॉल भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, बेसिकली कुछ भी कर सकता है। सो वंस हर्मिट हैज़ बीन डिप्लॉयड ऑन अ फोन इट कैन कंट्रोल एंड ट्रैक डेटा फ्रॉम ऑल की एप्लीकेशंस। तो गूगल के टैग टीम से हमें ये पता चला है ऑल कैंपेन्स स्टार्टेड विद अ यूनिक लिंक, एक लिंक भेजा जाएगा विक्टिम्स के फ़ोन पे, और जैसे ही यूज़र उसको क्लिक करेगा तो पेज अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। बेसिकली ये जो हर्मिट सॉफ्टवेयर अपने आप ही यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हर्मिट क्या है। तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है, पेगासस की तरह ही हर्मिट एक स्पाईवेयर है। गूगल्स ब्लॉग पोस्ट ऑल्सो कंडेम्ड सर्विलांस टूल्स। तो बेसिकली गूगल का यही कहना, जो सरकारें हैं ऐसे टूल्स का यूज़ करती हैं सिटीजन्स के ऊपर सर्विलांस करने के लिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पर एंटीथेटिकल हो जाता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कैसे सबवर्ट करने के लिए जो सरकारें हैं ऐसे स्पाईवेयर का यूज़ करती हैं। तो हर्मिट क्या है आपको पता होना चाहिए, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली कीवर्ड एसोसिएशन होगा कि हर्मिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।